हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टीएनसी एग्जाम प्रेप चैनल। आईईआरटी एंड पॉलिटेक्निक एंट्रेंस 2024 के लिए इस भरोसे सीरीज में फिजिक्स का टॉपिक हीट ट्रांसमिशन, ऊर्जा का उष्मा स्थानांतरण और दूसरा टॉपिक है मॉलिक्यूलर काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर यानी पदार्थ का अणुगति सिद्धांत। तो पहले टॉपिक के 9 क्वेश्चन देखेंगे जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस, यानी हमें बताना है कि इसमें से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं होती है। ठीक है, नंबर वन क्वेश्चन ग्रीन हाउस गैस। बाई ऑप्शन देखते हैं इसको। फर्स्ट ऑप्शन में है CO2। ठीक है, तो CO2 क्या है? ये ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जाना जाता है। इसमें ग्रीन हाउस प्रभाव में बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये ऑप्शन क्या है? ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 H2 यानी हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन गैस ऐसा गैस है कि जो हमारे वातावरण में एग्जिस्ट नहीं करता है, इसलिए ग्रीन हाउस इफेक्ट में भाग नहीं लेता है। यानी सेकंड ऑप्शन क्या है? ये इसमें भाग नहीं लेगा। ठीक है, बाकी जो थर्ड ऑप्शन है, तो थर्ड ऑप्शन है N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। इसको हम लाफिंग गैस के भी नाम से जानते हैं। एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए यहां पे लिख लेंगे लाफिंग गैस। लाफिंग गैस यानी कि अगर ये गैस जिसको लग जाएगा, अगर इनहेल कर लेगा तो वह हंसने लगेगा, इसको हंसने वाली गैस भी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 4 है CH4 यानी मीथेन। CH4 यानी मीथेन गैस। तो 3 भूमिका निभाती है इसमें, कार्बन डाइऑक्साइड, N2O और CH4। तो इसमें बोला कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन गैस। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। When heat is transferred by molecular collision, it is referred to a heat transferred by, यानी जब उष्मा का स्थानांतरण आणविक टक्कर के द्वारा होता है तो इसे मतलब क्या चीज कहते हैं, यही। ठीक है, अगर हम कोई भी मेटल ले लेते हैं, कोई भी धातु ले लेते हैं, अगर हम इस छोर से इसको हम गर्म करते हैं, ये हो गया, हम कैंडल ले लिए, इस छोर पे हम इसको क्या कर रहे हैं? गर्म कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम गर्म करना स्टार्ट कर रहे हैं तो जो पड़ोसी पार्टिकल है, ठीक है, यानी जो नेबर पार्टिकल होता है, जो मॉलिक्यूल होता है, वो एक गर्म होगा, फिर ये क्या करेगा? इसका जो पास वाला पार्टिकल है, पड़ोसी पार्टिकल, ये इसको हीट ट्रांसफर करता है यानी ऊर्जा का स्थानांतरण करता है। फिर ये अपने पड़ोसी वालों को इस तरह से जब एक छोर से गर्म करते हैं तो क्या होता है? गर्म होते 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 तब जाके ये गर्म होता है पूरी की पूरी। तो इस हम मेथड को कहते हैं कन्वेक्शन। ठीक है, यानी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। कन्वेक्शन को संवहन कहते हैं। ठीक है, हिंदी में संवहन, यानी ऑप्शन नंबर क्या है? 2 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 कह रहा है कि द्रव एवं गैसों में उष्मा का स्थानांतरण इसके अंतर्गत होता है। ठीक है, अब ठीक वही चीज बोला है। अब बोला है द्रव और गैस में माने कौन से मेथड के कौन सा मेथड लगता है जब ये गर्म होता है। ठीक है, अगर ये द्रव भी रहेगा, अगर द्रव भी रहेगा, ठीक है, ये भी जब गर्म होता है तो पहले एक साइड से गर्म होना शुरू करता है। और जब गैस पार्टिकल होंगे, गैस पार्टिकल यानी जब नीचे की हवाएं गर्म होती हैं, फिर ये उठेंगी, फिर इसको भरने के लिए क्या होता है? जब हवा गर्म होती है तो वो हल्की हो जाती है। ठीक है, अब हल्की होने के वजह से क्या होगा? ऊपर की तरफ उठने लगती हैं। तो नीचे जो खाली स्थान हो जाता है, इसको भरने के लिए फिर क्या होता है कि जो ठंडी हवाएं हैं वजन में गर्म हवाओं से भारी होती हैं, तो ये इसको भरने के लिए खाली स्थान को ये फिर नीचे आ जाती हैं, फिर ये गर्म होंगी, फिर ये ऊपर उठेंगी, और यही चक्र हमेशा चलते रहता है गैस में। ठीक है, तो इस मेथड को भी हम क्या कहते हैं? संवहन कहते हैं। संवहन यानी कन्वेक्शन। चीजें बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, लिक्विड में भी वही होता है, जब भी कोई चीज गर्म होने शुरू होता है तो एक साइड, एक छोर से गर्म होता है।
यानी कि ऑप्शन नंबर इसमें भी 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा, कन्वेक्शन यानी संवहन। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है उष्मा एक पिंड से दूसरे पिंड में प्रवाहित होती है जब उनमें होता है। ठीक है, क्या होता है? तो एक पिंड से दूसरे पिंड में उष्मा कब प्रवाहित होगी? जब क्या होगा कि एक पिंड रहेगा बहुत गर्म रहेगा और एक पिंड है मान लीजिए वो ठंडा है, गर्म नहीं है। ठीक है, यानी एक हमने पिंड ले लिया कोई भी और एक और पिंड ले लिया, ये बहुत गर्म है, एकदम गर्म है, एकदम लाल टाइप का। ठीक है, एकदम ये हमने आग भी जला दिया लकड़ी का। ठीक है, अब ये गर्म है पूरा काफी। ठीक है, अब गर्म होने के बाद अब इसमें क्या है, जो एक पिंड लिए हैं वो थोड़ा ठंडा है। अब हमें करना है ऊर्जा का स्थानांतरण, यानी कि इसकी जो हीट है, इसकी जो गर्मी है दूसरे में हमें भेजना है। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो ठंडा वाला है अगर इसको हम सटा के रख दे रहे हैं गर्म वाला में, ये लगातार पूरा गर्म ही है, तो क्या होता है कि जब इसको हम सटा के रखेंगे इसमें, यानी जब पास लाके एकदम रख देंगे, तो क्या होगा, ये जो ऊर्जा है इसमें भी जाने लगेगी। जब इसमें जाने लगेगी तो जो पास वाला जो पिंड लाया था दूसरा वाला, ये भी धीरे धीरे क्या होने लगा, ये भी धीरे धीरे गर्म होने शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों में क्या है, इसका टेम्परेचर T1 है, मान लीजिए इसका टेम्परेचर T2 है, यानी इसका दूसरा टेम्परेचर इसका दूसरा टेम्परेचर, तो ये मान लीजिए T1 गर्म वाला टेम्परेचर है, तो दोनों में क्या है, अंतर है। अंतर है ना टेम्परेचर का, बिल्कुल अंतर है। तो टेम्परेचर का अंतर है, यानी कि T1 माइनस क्या है, T2 है, यानी माइनस उसी को करते हैं जो ज्यादा होता है। तो T1 माइनस T2 लिखने का मतलब क्या है कि इसमें तापमान का अंतर है, तापमान का अंतर, यानी टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 में है डिफरेंट टेम्परेचर यानी भिन्न तापमान। ठीक है, सेम थिंग है, तो यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है ऑल रेडिएशन इन ब्लैक बॉडी, यानी जो उष्मा पिंड होता है, कौन सा, ब्लैक उष्मा पिंड, तो उसमें कैसा विकिरण होता है, यानी कैसा रेडिएशन होता है। ठीक है, अब देखिए किसी पिंड पे अगर किरणें पड़ती हैं, ठीक है, एक पिंड हो गया, यानी पिंड कहने का मतलब कोई एक ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, ऑब्जेक्ट या इसको बॉडी ले लेते हैं, बॉडी। अगर किरण इसमें पड़ रही है, रे, अगर रे इसमें पड़ रही है, तो 3 केस निकल के सामने आता है। वो केस कौन कौन सा होता है, अगर कोई रे पड़ रही है, या तो वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, रिफ्लेक्ट करने का मतलब है या तो वो परावर्तित हो जाएगी, यानी जैसे आई है वो रिफ्लेक्ट होके दूसरे साइड चली जाएगी। ठीक है, अब क्या होता है, या तो कोई रे इसमें से पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, पार हो जाएगी, जिसे हम क्या करते हैं, अपवर्तन कहते हैं, यानी कि अपवर्तित हो जाएगी, अपवर्तित। ठीक है, अपवर्तित हो गई। अब क्या होता है, या तो इसमें रे क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगी। अब एब्जॉर्ब कहने का मतलब है वो अवशोषित हो जाएगी, अवशोषित, यानी एब्जॉर्ब हो जाएगी, एब्जॉर्ब। तो ब्लैक बॉडी में क्या होता है, वह सारी की सारी चीजों को एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी अवशोषित कर लेता है, सारी किरणों को। अवशोषित करने का मतलब है वो अपनी तरफ खींच के अपने अंदर समा लेता है। ठीक है, तो ब्लैक बॉडी में अवशोषित कर लेता है। अवशोषित करने का मतलब क्यों करता है अवशोषित, क्योंकि वो जब ब्लैक बॉडी कोई भी पिंड बनता है तो उसके अंदर क्या होता है कि जो मैग्नेटिक्स पावर है, ग्रेविटेशन पावर, और जो भी है ग्रेविटेशन भी एक तरह का मैग्नेटिक पावर है, यानी कि चुंबक वाला बल है, तो वह उसकी मात्रा जो उसकी क्षमता होती है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा, तो अब बाकी सब चीज़ों को अपने तरफ खींचने लगता है। जो भी रे भी आती है तो सबको सब वो क्या करता है, अवशोषित कर लेता है। ये ब्लैक बॉडी के केस में होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा एब्जॉर्ब, यानी अवशोषित, यानी इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 एब्जॉर्ब।
करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है स्टीफन वोल्ट सामान्यतांक की इकाई है, यानी यूनिट ऑफ स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू देखते हैं हम। तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के लिए एक रिलेशन होता है, यानी फॉर्मूला होता है, वहीं से कांस्टेंट निकलता है। तो एक फॉर्मूला होता है E/T। ई क्या है? ऊर्जा है, एनर्जी है। E/T इक्वल टू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को दर्शाते हैं सिग्मा से। ये क्या है? स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट यानी नियतांक है। ठीक है, सिग्मा इंटू ए इंटू टी का पावर 4 यानी T⁴ ये उसका रिलेशन होता है। ठीक है, अब यहां से हम इसकी जो SI यूनिट होती है यहां से हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, फॉर्मूला में अब हम देखते हैं, ये हो गया सिग्मा और ATA/4 इधर बच गया। ठीक है, अब क्या करते हैं कि इस सिग्मा को हम छोड़ दिए, E/T को हम इक्वल के इधर ले गए, इक्वल साइन किधर ले गए, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये चीजें मल्टीप्लाई में है, तो जब हम इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, यानी कि E/T डिवाइडेड बाई A इंटू T⁴। अब ये हो गया। ठीक है, ये क्या होता है, ये एनर्जी है, यानी एनर्जी पर यूनिट टाइम। E/T यहाँ पे भी T है तो इसको थोड़ा स्मॉल कर देते हैं, ये टाइम वाला है, ये टाइम। ये क्या है, ये वाले T की को टेम्परेचर कहते हैं, यानी तापमान है, ये टेम्परेचर, तापमान। ठीक है, तो क्या था, वर्क पर यूनिट टाइम को हम कहते हैं शक्ति यानी पावर। तो इसको हम क्या लिख दिए, पावर बाई A T⁴। तो पावर की यूनिट क्या होती है, वाट, वाट हो गई वाट। अब यह है A क्या है, A है क्षेत्रफल यानी एरिया, इसको मीटर स्क्वायर में मेजर करते हैं, या वैल्यू सेंटीमीटर में दिया होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो यहाँ पे क्या करता है, इस एरिया को सेंटीमीटर स्क्वायर में मेजर करेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये टेम्परेचर है यानी तापमान है, तो तापमान को किसमें मेजर करते हैं, के में, यानी के बोलने का मतलब है यानी केल्विन, हिंदी में भी केल्विन ही बोलते हैं। ठीक है, अब यानी हो गया यहाँ पे केल्विन, पावर क्या है इसकी 4 है। तो अब यहाँ पे यूनिट क्या बन गया, वाट पर cm स्क्वायर केल्विन के पावर 4, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है विकिरण गुणों के आधार पे, यानी कि रेडिएशन प्रॉपर्टीज के आधार पे। अब हमें बताना है इसमें कि देखिए दो तरह की बॉडी होती है, एक ब्लैक बॉडी एक व्हाइट बॉडी। तो इसमें व्हाइट बॉडी की वैल्यू बतानी है, यानी कि व्हाइट बॉडी किसे कहेंगे, यानी इसमें R की वैल्यू क्या होगी, T की वैल्यू क्या होगी और A की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, देखते हैं R T और O की वैल्यू व्हाइट बॉडी में, O की वैल्यू नहीं A की वैल्यू। ठीक है, देखिए बाई ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन 1 में दिया है R की वैल्यू 0, T इक्वल टू 0 एंड A इक्वल टू 1। ऑप्शन 1 में दिया है R इक्वल टू 0, T इक्वल टू 0 और A इक्वल टू 1, यानी कि क्या है, ये R की वैल्यू, तो R को देखिए, इसको हम कहते हैं ब्लैक बॉडी। ठीक है, इसे हम कहते हैं ब्लैक बॉडी। ठीक है, तो ब्लैक बॉडी पे कहने का मतलब क्या है, R को बोलते हैं रिफ्लेक्टिविटी, यानी परावर्तन करने की क्षमता, रिफ्लेक्टिविटी। ठीक है, और T को बोलते हैं ट्रांसमिटिविटी, यानी कि किसी को ट्रांसमिट यानी अपनी जगह से किसी को रिफ्लेक्ट करके दूसरी जगह भेज देना, उसको बोलते हैं ट्रांसमिट। तो ट्रांसमिट करने का मतलब कि कोई भी चीज अगर वस्तु पे आ रही है तो अगर भेजेगा तो वो किसी वस्तु पर ही जाएगा, वो गैप में खाली नहीं जाएगा, इसलिए उसको बोलते हैं एक चीज से दूसरी जगह क्या हो रही है, ट्रांसमिट हो रही है। ठीक है, ए है एब्जॉर्बिविटी। ठीक है, एब्जॉर्बिविटी, इसको बोलते हैं एब्जॉर्बिविटी। ठीक है,
यानी कि क्या है, अवशोषित करने की क्षमता, एब्जॉर्बिविटी। अब यह क्या होता है कि जिसमें सबकी वैल्यू 0 हो और ए की एब्जॉर्ब यानी अवशोषित करने की क्षमता 1 दिया है, यानी 1 कहने का मतलब कि ये एब्जॉर्ब कर रहा है बस, ये जिसमें कंडीशन लगा जिस पिंड में है तो वो सिर्फ एब्जॉर्ब करेगा। तो सिर्फ एब्जॉर्ब कौन करता है, ब्लैक बॉडी। यानी ऑप्शन 1 क्या है, ऑप्शन 1 में जो दी हुई है ये किसका दिया हुआ है, ये व्हाइट बॉडी नहीं ब्लैक बॉडी का दिया हुआ है बॉडी। तो कैसी बॉडी, ब्लैक बॉडी, ब्लैक बॉडी यानी काला पिंड। ठीक है, ये इसकी कंडीशन है, लेकिन हमें पता करना है व्हाइट पिंड की यानी सफेद पिंड की। ठीक है, ऑप्शन देखिए थर्ड में दिया है आर की वैल्यू 1, टी की वैल्यू 0 और ए की वैल्यू भी 0, यानी आर की वैल्यू 1 और टी की वैल्यू 0 और ए की वैल्यू 0। हमें मेनली क्या चेक करना है, ए की वैल्यू। ए की वैल्यू 1 दिया हुआ है, बाकी 0 अगर दिया हुआ है तो वह कैसा है, ब्लैक बॉडी है। अगर देखिए इसको ऑप्शन थर्ड में दिया हुआ है, अगर एब्जॉर्ब यानी अवशोषित करने की क्षमता 0 है, बस वो क्या कर रहा है, रिफ्लेक्टिविटी है बस उसका, बस वो रिफ्लेक्ट कर रहा है, यानी रिफ्लेक्ट करने मतलब वो शाइनिंग कर रहा है, चमक रहा है। चमक रहा तो कैसा बॉडी है, व्हाइट बॉडी है। कैसी बॉडी है वो, व्हाइट बॉडी यानी कि सफेद पिंड है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, थर्ड करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी इन एसआई यूनिट इज, यानी एसआई प्रणाली में ऊष्मा चालकता की इकाई है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, बाई ऑप्शन देखते हैं। ठीक है, ऑप्शन 1, ऑप्शन 1 में दिया हुआ है जूल पर मीटर स्क्वायर और इनटू सेकेंड। ठीक है, तो जूल मीटर स्क्वायर कहने का मतलब है जूल है कोई एनर्जी है यानी वर्क है यानी ई है, और इसके बाय में क्या दिया हुआ है, मीटर स्क्वायर यानी कोई एरिया दिया हुआ है, सेकेंड मतलब टाइम दिया हुआ है। ठीक है, तो ये किसका है फॉर्मूला, ये किसी और चीज का फॉर्मूला है, यानी ये ऊष्मा चालकता का फॉर्मूला नहीं दिया हुआ है। हमें पता करना है ऊष्मा चालकता का, तो ऊष्मा चालकता का ऑप्शन 1 बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि ये ऊष्मा चालकता में ए और इंटू टी का मल्टीप्लिकेशन नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन 2 देखते हैं। ऑप्शन 2, ऑप्शन 2 दिया हुआ है जूल पर मीटर इंटू के सेकेंड। ठीक है, अब देखिए अगर जूल है एनर्जी है, मीटर है लेंथ है, के है यानी टेम्परेचर है, और सेकेंड यानी कि टाइम भी है इसमें। ठीक है, के टेम्परेचर करने का मतलब वो क्या है, केल्विन में दिया हुआ है। तो इसको हम कहते हैं चालकता, ऊष्मा चालकता। ऊष्मा चालकता बता रहा है कि कितनी एनर्जी रहेगी, तो लेंथ में कितना जाएगा, कितना टेम्परेचर रहेगा और कितना टाइम लगेगा। ये क्या है, ऊष्मा चालकता, यानी कि इसको बोलते हैं थर्मल कंडक्टिविटी। ये क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक है, यानी कि ऑप्शन 2 क्या है, करेक्ट है। ऑप्शन थर्ड को चेक करते हैं। ऑप्शन थर्ड में दिया है वाट पर मीटर इंटू केल्विन। ठीक है, ऑप्शन थर्ड में दिया है वाट पर मीटर इंटू केल्विन। ठीक है, अब देखिए यहां पे E बाई टी हमें दिख रहा है ऑप्शन 2 में, ऑप्शन 2 में हमें दिख रहा है E बाई टी इंटू एल इंटू टी। यही चीज है, जो E बाई टी है ये क्या है, वर्क पर यूनिट टाइम, यानी हम इसको क्या कह सकते हैं, पावर कह सकते हैं। यानी ये जो वैल्यू है मिलके क्या बना देगी, ऊपर में पावर बना देगी, पावर बाई एम इंटू के। ठीक है, तो पावर को हम किसमें मेजर करते हैं, पावर को मेजर करते हैं यानी शक्ति को मेजर करते हैं किसमें, वाट में। ये हो गया वाट। ठीक है, वाट हो गया। ये है मीटर, के क्या है, टेम्परेचर यानी केल्विन। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 भी, अरे ऑप्शन 2 तो करेक्ट था ही, ऑप्शन 3 भी क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन 4 में दिया है ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 3 करेक्ट है। ठीक है,
यानी और इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 2 एंड 3 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है थर्मल एनर्जी दैट रीचेस सरफेस टू द अर्थ फ्रॉम सन। ठीक है, यानी सूर्य से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली ऊष्मीय ऊर्जा का जो स्थानांतरण होता है वह मतलब कौन सी क्रिया है। ठीक है, आप क्वेश्चन यही बोल रहा है। ऑप्शन दिया 1 में चालन। चालन करने का मतलब है जो कंडक्शन होता है, कंडक्शन वाले वे में एक तरह से हम क्या करते हैं, गर्म जब करते हैं तो बाकी चीजें भी गर्म होने लगती हैं, ये होता है। तो उस तरह से इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। और सेकंड में है संवहन यानी कन्वेक्शन। कन्वेक्शन करने का मतलब क्या है, एक है अगर किसी चीज को गर्म कर रहे हैं तो वो बगल को गर्म करेगा, वो बगल को गर्म करेगा, ये बगल को गर्म करेगा, ऐसे क्रिया चलते रहती है। और गर्म गर्म होते होते क्या करता है, ये लास्ट में किस पे पहुंचती है, अर्थ पे पहुंचती है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। तो कैसा है देखते हैं। जब ये हो गया सन, यहां पे लिख दिया एस, और ये हो गया अर्थ। अर्थ सन से छोटी होनी चाहिए, ठीक है, छोटा हमने बना दिया, ये हो गया अर्थ। अब ठीक है, अब सन से जब आती है रे तो इसको हम क्या कहते हैं, जब इस पे आएगी रे, ठीक है, ये क्या होगा, जो अर्थ है, जो पृथ्वी, जो एक पिंड है, वह क्या है, प्रकाशमान हो जाएगा, यानी इस पे लाइट आ जाएगी, यहाँ पे मतलब उजाला हो जाएगा। ठीक है, अब कहने का मतलब क्या है, ये जो रे चलती है यानी एक प्रकार का क्या है, वो एक प्रकार का विकिरण है। विकिरण, विकिरण कहने का मतलब क्या है, ये एक तरह का रेडिएशन है, रेडिएशन। अब रेडिएशन के लिए कोई मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होती है, यानी कोई माध्यम नहीं रहना चाहिए। बीच में वैक्यूम है और एयर है, डस्ट है, उससे कोई मतलब नहीं होता है। इसलिए हम लाइट का क्या है, दो नेचर पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं पार्टिकल नेचर, एक पढ़ते हैं वेव नेचर। ठीक है, तो यही होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, रेडिएशन बोलते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 से जो 18 तक देखेंगे वो किस टॉपिक से है, वो है मॉलिक्यूलर काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर, यानी पदार्थ का अणु गति सिद्धांत। तो इससे इस बेस्ट पे वो रिलेटेड रहेंगे, इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे जो कि बहुत ही फायदेमंद होगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि द्रव के जमने पर द्रव के अणु की गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी बताना है एट द सोलिडिफिकेशन और सोलिडिफिकेशन ऑफ फ्लूइड। सोलिडिफिकेशन ऑफ फ्लूइड कहने का मतलब है जब द्रव से ठोस बनता है, यानी कि ये क्या है, वाटर है, और वाटर को मैंने ठंडा करके गैस बना, ये ठोस बनाना है। जब ये ठंडा होगा तो क्या बनेगा, ये बर्फ का टुकड़ा बन गया, यानी कि आइस बन गया। ठीक है, ये हो गया आइस। अब आइस बना दिया, यानी कि इसका हमने क्या कर दिया, सोलिडिफिकेशन कर दिया। सोलिडिफिकेशन वर्ड से ही पकड़ेंगे, यानी किसी चीज से क्या कर रहे हैं हम, सॉलिड बना रहे हैं। तो लिक्विड से क्या बनाए, सॉलिड, लिक्विड से सॉलिड, यानी तरल से ठोस, तरल से ठोस, तरल से ठोस बनाया हमने। तो इसमें हमें बताना है कि जो पहले काइनेटिक एनर्जी थी यानी गतिज ऊर्जा, वही क्या सेम रहेगी या बढ़ जाएगी या घट जाएगी। ठीक है, ये देखना है। तो इसमें क्या होता है, ऑप्शन नंबर 1 में दिया है बढ़ती है, ये नहीं बढ़ती क्योंकि इसमें कोई मोमेंट नहीं होता है। अगर मोमेंट ये करने का मतलब v की वैल्यू पहले कम है और फिर बाद में v की वैल्यू बढ़ गई तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या करता है, बढ़ जाता है। ये किस पे डिपेंड करता है, मास पे डिपेंड करता है और v पे डिपेंड करता है। मास जितना रहेगा, जितना वाटर को हम बर्फ बनाएंगे उतना ही बनेगा। ठीक है, इसमें v की वैल्यू बस एक ही जगह रहता है, वो कहीं तो जाता है नहीं, एक ही जगह जमा कर रखते हैं, नहीं कि मोमेंट करके दौड़ा के वाटर को हम बर्फ बना रहे हैं दौड़ाते दौड़ाते, ऐसा तो होता नहीं है। तो क्या रहेगी, इंक्रीज तो होगी नहीं। ठीक है, अब क्या होगी, कांस्टेंट। अब देखिए क्या होगा, कांस्टेंट भी नहीं होगा, कांस्टेंट नहीं होगा क्योंकि अगर पानी जो फैला हुआ है वह सिकुड़ के क्या करेगा, थोड़ा बर्फ बनेगा तो सिकुड़ेगा। जब सिकुड़ेगा तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी इसकी घट जाएगी, यानी गतिज ऊर्जा क्या होगा, घट जाएगी। के ई डाउन लिखे हैं क्या,
ये किसका सिंबल है, एरो का, यानी डाउनवर्ड को दिखा रहा है, यानी घट रही है। तो यानी क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर 2 डिक्रीज करती है यानी घटती है गतिज ऊर्जा। कब, जब तरल से ठोस बनाते हैं। ऑप्शन नंबर 2 क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 ये कह रहा है एस्पेक्ट ऑफ गैस एंड लिक्विड द सॉलिड हैव मोर, यानी ठोसों में, द्रवों में गैसों की अपेक्षा अधिक होती है। ठीक है, क्या अधिक होती है, ठोस में, द्रव में और गैस में। ये हो गया ठोस, द्रव और गैस में। अभी हमें देखना है कि क्या अधिक होती है, तो बाई ऑप्शन चलेंगे। तो ऑप्शन 1 में दिया है पोटेंशियल एनर्जी, सेकंड में काइनेटिक एनर्जी, फिर दिया है दोनों, इसमें से कोई नहीं, यानी स्थितिक ऊर्जा। पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है स्थितिक ऊर्जा, यानी कि एक जगह स्थिर रहने वाली। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होती है, सबसे अधिक क्या होगी, इसकी तो काइनेटिक एनर्जी होगी नहीं, ठोस है यानी एक जगह स्थिर होगा, तो क्या होगा इसमें पीई होगा। और द्रव है, तो द्रव में ये नहीं बोला है कि वो फ्लो कर रहा है यानी कि चल रहा है, इसमें कोई भी स्पीड नहीं है, यानी क्या है पीई की वैल्यू ज़्यादा होगी। अगर इसमें के ई की वैल्यू एग्जिस्ट करेगी तो क्या होगी, वह मिनिमम होगी। डबल डाउन मतलब क्या है कि थोड़ा मिनिमम, यानी बहुत कम होगी। गैस है तो गैस एक जगह रहता नहीं है, वह क्या करता है, मूवमेंट करते रहता है और इसके पार्टिकल फ्री होते हैं, एक दूसरे से बंधे नहीं रहते हैं। तो यह क्या करता है, इसमें काइनेटिक एनर्जी होगी लेकिन पोटेंशियल क्या है, कम होगा। पोटेंशियल तो क्या है इसमें थोड़ा कम होगा। तो अब तीनों में सबसे ज्यादा क्या होगा, तो ओवरऑल क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी अधिक होगी। ठीक है, यानी कि क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 में दिया है पोटेंशियल एनर्जी, तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। ऑप्शन 1 क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल क्लियर चीजें हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है परम शून्य तापमान पे गैस के अणुओं की गति क्या होगी। परम शून्य कहने का मतलब होता है एब्सोल्यूट जीरो, एब्सोल्यूट जीरो, परम शून्य। परम शून्य कहने का मतलब क्या होता है कि इसमें के और जो सी की वैल्यू होती है लगभग -273 डिग्री, ये इसे -273 डिग्री को हम कहते हैं परम शून्य तापमान। ठीक है, तो इस पे क्या होता है, जो परम शून्य तापमान पे इसको हम बोलते हैं परम शून्य तापमान, तो इसमें क्या होती है के की वैल्यू 0 हो जाती है। ठीक है, यानी इसमें स्थितिक ऊर्जा क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ये की निगेटिव वैल्यू है, यानी कि भी इसमें भी है, टेम्परेचर है, इस पर कोई मूवमेंट कर रहा है नहीं, ये एब्सोल्यूट 0 है। तो एब्सोल्यूट 0 पे क्या होती है, के की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होती है यानी कि 0 होती है। ठीक है, यानी कि क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन 1, ऑप्शन 1 के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है एट 27 डिग्री टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 ग्राम मोलिक्यूल विल बी। ठीक है, अब देखिए बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 27 डिग्री सी पे के ई की वैल्यू क्या होगी, यानी गतिज ऊर्जा की वैल्यू क्या होगी अगर तापमान 27 डिग्री सेल्सियस दिया है तो ठीक है, हम के ई का पहले फॉर्मूला जानेंगे। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में, यानी या गैस या मैटर में, मैटर भी कई अवस्था में रहता है। ठीक है, तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में क्या होता है, के ई की वैल्यू का रिलेशन जब लिखते हैं, यानी कि फॉर्मूला लिखते हैं, तो 3/2 इंटू आर इंटू टी। ठीक है, अब इसमें पूछना है भाई आर क्या होता है और टी क्या होता है। ठीक है, तो आर इसमें होता है नियतांक। तो कैसा नियतांक होता है, ये गैस का नियतांक, गैस में होती है तो यानी गैस का नियतांक है, ये गैस नियतांक है, गैस नियतांक यानी रियल गैस कांस्टेंट। तो इसकी वैल्यू होती है, आर की वैल्यू होती है 8.31। आर की वैल्यू कितनी होती है, 8.31 आर की वैल्यू। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, हमारे पास टेम्परेचर कितना दिया हुआ है 27 डिग्री, लेकिन एक इसमें कंडीशन है। कंडीशन यह है कि हम टेम्परेचर को सेल्सियस में नहीं मेजर करते हैं,
उसको किसी भी चीज को मेजर करने का एक मिनिमम पैमाना होता है। तो टेम्परेचर नापने का मिनिमम पैमाना क्या है? केल्विन है। यानी जो 27 डिग्री टेम्परेचर दिया हुआ है उसको पहले हम केल्विन में चेंज करेंगे। ठीक है, चेंज करते हैं तो C का फॉर्मूला होता है यानी सेल्सियस इक्वल टू होता है K माइनस 273 डिग्री। तो सेल्सियस का वैल्यू दिया हुआ है 27 डिग्री और फॉर्मूले में क्या है? 273 डिग्री माइनस में है। तो जब इसको हम इधर ले जाएंगे तो C में प्लस करेंगे। ठीक है, यानी क्या हो जाएगा? K इक्वल टू हो जाएगा 27 प्लस 273, ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 300 केल्विन। क्या हो गया? 300 केल्विन, यानी T की वैल्यू क्या आ गई? 300 केल्विन। अब इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे 3/2, R की वैल्यू 8.31 और T की वैल्यू 300। अब क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे कितना बार में? 150 टाइम्स में। फिर अब हम क्या करेंगे? तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, फिर अब हम जब तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है? इसका ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है 373 पॉइंट समथिंग, यानी 4 में देखते हैं कि 3741। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा डाटा ये है क्या? ऑप्शन नंबर 4 है क्या है? करेक्ट आंसर है 3741.3 जूल। यानी जब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा वैल्यू क्या आता है? 3741.3 जूल। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 13 का। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है when the distance between two molecule of gas is less than equilibrium distance then the force between them। यानी कि जब गैस के दो अणुओं के बीच की दूरी साम्य दूरी से कम होती है। ठीक है, एक कंडीशन होता है किसी भी चीज का, इक्विलिब्रियम कंडीशन। ठीक है, इसमें क्या बोला है कि जब इक्विलिब्रियम कंडीशन होगा उससे भी डिस्टेंस कम होगी, तब हमें बताना है कि उनके बीच लगने वाला बल होगा, यानी कौन सा बल होगा। ठीक है, तो देखिए बल भी दो तरह के होते हैं, तो 3 तरह का होता है लेकिन 2 तरह का ही जनरली देखते हैं, जीरो फोर्स को नहीं नेग्लेक्ट कर देते हैं। यानी कि फोर्स 2 तरह का। अब कौन से फोर्स के बारे में बात कर रहे हैं? एक होता है अट्रैक्शन यानी आकर्षण, और एक होता है रिपल्सन यानी प्रतिकर्षण। ठीक है, तो हमें यही बताना कि इसमें से कौन सा बल लगता है। तो जब साम्य दूरी से दूरियां कम हो जाती हैं तो वो उसमें क्या होता है? वो दोनों आपस में चिपकती नहीं है अणु, तो उसको बोलते हैं प्रतिकर्षण, यानी नहीं चिपकेगी, रिपल्सन लग रहा है। यानी ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा रिपल्सन। ठीक है, लेकिन ऑप्शन नंबर 3 में दिया है रिट्रेटर, तो कोई बात नहीं, रिपल्सन का दूसरा भी नाम है रिट्रेटर यानी कि वो रिट्रीट हो जाती हैं। रिट्रीट होने का मतलब एक दूसरे से चीजें दूर चल जाती हैं, जिसको हम रिट्रेटर भी कहते हैं, रिपल्सन यानी प्रतिकर्षण। क्वेश्चन नंबर 15, आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है। अब आंतरिक ऊर्जा बोल रहा है। ठीक है, तो देखते हैं आंतरिक ऊर्जा कहने का मतलब जो रियल गैस इक्वेशन होता है, आइडियल गैस इक्वेशन, तो आइडियल गैस इक्वेशन होता है PV इक्वल टू nRT। तो जो इसके अंदर जो एनर्जी होगी, आंतरिक ऊर्जा यानी इंटरनल एनर्जी आंतरिक ऊर्जा, जो आंतरिक ऊर्जा होती है वो किस पर डिपेंड करता है? P हो गया प्रेशर, V हो गया वॉल्यूम यानी आयतन, N हो गया नंबर ऑफ मोल, R हो गया रियल गैस कांस्टेंट, और T हो गया टेम्परेचर यानी कि तापमान। तो ऑप्शन में दिया है टेम्परेचर डिपेंड कर रहा है, प्रेशर तो क्या है? डिपेंड कर रहा है, और है आयतन, तो आयतन भी क्या है? इसमें शामिल है, यानी कि आयतन पे भी डिपेंड कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर 4 में दिया है ऑल ऑफ द एबव यानी उपरोक्त सभी। तो क्या हो जाएगा? 15 का आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी यानी कि
ऑल वाला जो ऑप्शन है क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आर फॉर द 1 ग्राम मोलिक्यूल। इसमें क्या बोला है कि जो अणु होते हैं तो इसमें जो गैस नियतांक है उसकी वैल्यू क्या होती है। ठीक है, हमने पहले ही बताया था जो इसमें रियल गैस कांस्टेंट जिसको हम आर से दर्शाते हैं तो आर की वैल्यू होती है 8.31। ठीक है, यानी दो चीज, अगर आप काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस पढ़ रहे हैं तो उसमें आपको दो चीज पता होना चाहिए, एक रिलेशन पता होना चाहिए पी भी इक्वल टू एन आर टी, ये रिलेशन आपको मस्ट है कि पता रहनी चाहिए। ठीक है, और इसमें आर की जो वैल्यू होती है 8.31 इसकी वैल्यू आती है। अगर हम इसका यूनिट देखेंगे तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी भी इक्वल टू एन इंटू टी, यानी क्या हो गया, ये हो गया प्रेशर, यानी हो गया पास्कल, वॉल्यूम है यानी मीटर क्यूब कह सकते हैं इसको, या सेंटीमीटर क्यूब, कुछ भी बोल सकते हैं। अगर मीटर में भी दिया हुआ तो मीटर क्यूब, सेंटीमीटर में दिया हुआ तो सेंटीमीटर क्यूब। ये एन है नंबर ऑफ मोल, ये हो गया नीचे में हो गया नंबर ऑफ मोल, इसको लिख दिया मोल इंटू के है इसका टेम्परेचर यानी कि केल्विन, पास्कल सीएम को मोल पर मोल केल्विन, ये क्या हो जाएगा इसका एसआई यूनिट हो जाएगा। तो आर की वैल्यू होती है 8.31, बिल्कुल से 2-4 बार रिवाइज कर लेंगे, 2-4 बार लिख लेंगे, एकदम चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन 1 में दिया है, देखिए इसमें दिया है कैलोरी, तो कैलोरी दिया हुआ है तो कोई बात नहीं, जो कैलोरी है इसको क्या है P इंटू भी, ये क्या होता है पावर होता है, जिसको हम क्या करते हैं वाट में या कैलोरी में हम ये कर देते हैं। जो ऊर्जा होती है उसको कैलोरी में मेजर करते हैं, जूल में मेजर करते हैं। ठीक है, तो इसको हम कैलोरी बोल देते हैं, इसलिए इसमें दिया है इसका कैलोरी पर मोल केल्विन। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 ऑप्शन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है, इसका आंसर दिया हुआ है 8.31 जो क्या है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है इन सिलेंडर एट अ टेम्परेचर 27 डिग्री, एक सिलेंडर है उसका टेम्परेचर कितना है 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आगे देखते हैं प्रेशर गैस इज 4 एटीएम, यानी उसमें जो दाब दिया हुआ है प्रेशर दिया हुआ है वो 4 एटीएम यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी वायुमंडलीय दाब, उसमें कितना है 4 है। यानी पहला टेम्परेचर दिया हुआ है T1 वो दिया हुआ है 27 डिग्री सी, और इसमें प्रेशर दिया हुआ है 4 एटीएम, एटीएम मतलब वायुमंडलीय दाब, जो वातावरण का दाब होता है वायुमंडल का उसका वैल्यू। ठीक है, अब बोला है एट 27 डिग्री सी द प्रेशर विल बी, अब एक क्या है जब सिलेंडर का 27 डिग्री टेम्परेचर पे इतना प्रेशर है यानी कि T1 है और ये P1 है, तो अब हमें क्या पूछ रहा है क्वेश्चन कि अगर इसका टेम्परेचर 127 डिग्री हो, अगर 127 डिग्री सेल्सियस हम बढ़ा देते हैं तब उसका प्रेशर कितना होगा। ठीक है, यानी कि P2 की वैल्यू पूछ रही है क्वेश्चन में, यह P2 की वैल्यू बतानी है हमें। ठीक है, एक रिलेशन है इसमें, अगर टेम्परेचर है प्रेशर है, टेम्परेचर है प्रेशर है यानी P1 T1 T2 P2 दिया हुआ है, तो एक इसका फॉर्मूला होता है जिसको हम बोलते हैं P1 बाई T1 P2 बाई T2, ये उसका रिलेशन होता है। यानी फर्स्ट प्रेशर को उसके टेम्परेचर से डिवाइड करते हैं, सेकेंड प्रेशर को उसके सेकेंड टेम्परेचर से डिवाइड करते हैं, दोनों क्या होता है इक्वल होना चाहिए। ठीक है, यही इसका रिलेशन है। अब देखिए टेम्परेचर को हम मेजर करते हैं केल्विन में, यानी इसकी वैल्यू को चेंज करेंगे, तो केल्विन में चेंज करने के लिए सेल्सियस में 273 हम ऐड कर देते हैं, कितना हो जाएगा ये 300 के, इसमें 273 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 400 के। अब क्या करेंगे, इस वैल्यू को हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। ठीक है, पुट करते हैं तो P1 कितना है 4 और टेम्परेचर कितना है 300 अब P2 की वैल्यू निकालिए, सेम इट इज P2 लिख देंगे। अब देखिए अब टेम्परेचर हमारा कितना दिया हुआ है 400, तो हमने लिख दिया यहाँ पे कितना 400। ठीक है, अब देखिए क्या होगा जब P2 की वैल्यू निकालेंगे
तो जब P2 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे और इससे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। यानी चीजों को ऊपर थोड़ा लिखते हैं, तो P2 इक्वल टू 400 इंटू 4 बाई 300। ठीक है, 200 से 200 करने का मतलब कि 2 जीरो से 2 जीरो क्या हुआ, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब 4 से 4 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 16/3। ठीक है, प्रेशर है तो एटीएम में आएगा। अब इसको हम डिवाइड करें तो कितना आएगा, 5 1 बचा 0 5.33 क्या होगा, एटीएम। अब इससे एक निष्कर्ष निकल सकता है कि अगर हम गैस का टेम्परेचर बढ़ाते हैं, यानी तापमान बढ़ाते हैं, कि पहले 27 था फिर 127 किए, तो पहले प्रेशर कितना था 4 एटीएम, अब क्या हुआ 5 एटीएम। अगर ये क्वेश्चन पूछ के घुमा के पूछ देगा कि अगर हम किसी गैस का तापमान बढ़ाएंगे तो उसका प्रेशर पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो प्रेशर भी क्या होगा, उसका बढ़ जाएगा। एक और क्वेश्चन इसमें रेडी हो गया। ठीक है, तो 17 नंबर का क्या होगा 5.3, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन गैस एट 27 डिग्री, यानी कि 127 डिग्री पे दिया हुआ है 6.4 इंटू 10⁻⁻21 जूल। ठीक है, टेम्परेचर कितना दिया हुआ है 127 डिग्री सी। ठीक है, और इसमें एनर्जी दी हुई है, जूल में दी हुई है, एनर्जी दी हुई है, यानी कि E की वैल्यू 6.4 इंटू 10⁻⁻21। ठीक है, ये जूल में दिया हुआ है, यानी ये T1 की वैल्यू दिया हुआ है और ये दिया हुआ है E1 की, यानी कि फर्स्ट एनर्जी। अब क्या हुआ है कि आगे क्वेश्चन बोलता है एट 227 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो अब इसमें पूछ रहा है कि जब हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे, यानी क्या 227 डिग्री सी कर देंगे, तब उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। ठीक है, यानी काइनेटिक एनर्जी कहने का मतलब है E2 की वैल्यू, E1 की वैल्यू दी हुई है, हमें इसमें निकालना है E2 की वैल्यू। सेम प्रेशर टाइप का ही है, जो P1 और T1 था सेम वैसा ही टाइप का रिलेशन है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि इसका एक रिलेशन है कि एनर्जी दोनों एनर्जी रेसिप्रोकल होनी चाहिए। रेसिप्रोकल करने का मतलब कि अनुपात में होनी चाहिए। ऐसे रेसिप्रोकल मतलब उल्टा सीधा, यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि ऊपर नीचे होनी चाहिए, एक अंश होना चाहिए, एक हर होना चाहिए, यानी कि नोमिनेटर और डिनोमिनेटर। ठीक है, इसका रिलेशन है E1/E2 बराबर T1/T2, ये इसका रिलेशन है। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है, T1 है, T2 है, E1 है, तो हमें फाइंड करनी है सेकेंड एनर्जी, यानी कि गतिज ऊर्जा निकालना है दूसरे टेम्परेचर पे। ठीक है, हमने बोला है कि टेम्परेचर को किससे मेजर करते हैं, केल्विन में, तो हम इसकी वैल्यू को क्या करेंगे, पहले केल्विन में चेंज कर लेंगे। ठीक है, चेंज करते हैं केल्विन में, तो C बराबर क्या होता है, C बराबर होता है K माइनस 273। अगर ये माइनस होके इसमें क्या होती है, अगर इसको चीजों की इधर इक्वल साइन की इधर लाएंगे तो ये क्या होती है, माइनस में तो प्लस हो जाती है, यानी कि चीजें ऐड हो जाती हैं। यानी कि C में अगर हम 273 डिग्री ऐड कर देंगे, 273 डिग्री, तो जो टेम्परेचर आएगा वो केल्विन हो जाएगा। ठीक है, हमने ऐड कर दिया तो कितना आएगा, ये 3 और ये हो जाएगा 400 के, कितना होगा 400 के। अब देखिए यह भी सेकेंड टेम्परेचर क्या दिया हुआ है सेल्सियस में, तो इसमें भी 273 क्या करेंगे, ऐड करेंगे, यानी कि प्लस 273 केल्विन में होना चाहिए, तो ऐड करेंगे 224 और एक हो जाएगा 5, यानी कि 500 केल्विन। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब हमें इसमें वैल्यू पुट करनी है, E1/E2 इक्वल टू T1/T2। तो ठीक है, अब इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं, E1/E2। तो E1 की वैल्यू कितनी दी हुई है,
6.4 इंटू 10⁻⁻21। ठीक है। अब क्या हुआ है, डिवाइड में E2, तो E2 की वैल्यू हमारे पास नहीं है, हमें क्योंकि फाइंड करना है E2 की वैल्यू। अब इक्वल टू क्या हुआ, T1 बाई T2, तो T1 की वैल्यू है 400 और T2 की वैल्यू है 500। ठीक है। अब यहाँ पे इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेंगे, तो 2 जीरो से 2 जीरो, यानी कि इसमें जो जीरो है क्या हुआ, आपस में कट गया, तो बच गया 4 और 5, यानी 4/5। तो इसमें 5 किधर ले जाएंगे तो क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और 4 को लाएंगे तो डिवाइड करेंगे। अब देखिए क्या हो रहा है, तो हमने क्या किया कि 6.4 में 5 का मल्टीप्लाई, यानी 6.4 इंटू 5 इंटू 10⁻⁻21 और डिवाइडेड बाई 4। तो ये किसकी वैल्यू आएगी, ये वैल्यू आएगी E2 की। ठीक है। अब देखते हैं, अगर कोई डिवाइड होगा तो डिवाइड कर देंगे, यानी कि 4 से डिवाइड हो रहा है कितना बार में, ये 16 टाइम में होता है ना, 16 चौका 64। ठीक है, तो हम डिवाइड कर दिए, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 पाँचे 80, यानी कि 16 5 जा 80, 80 हमने कर दिया। अब 1 पॉइंट के बाद डेसिमल है, यहाँ पे हमने डेसिमल लगा दिया, यानी क्या हो गया 8.0 इंटू 10⁻⁻21 जूल। अब देखिए पहले ऊर्जा कितनी थी, पहले थी 6.4, अब क्या हो गई 8, यानी इसमें भी एक कंडीशन बन गया कि यदि तापमान बढ़ाएंगे तो एनर्जी की भी वैल्यू बढ़ती है। ठीक है, यानी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया हुआ है, ये वैल्यू दी हुई है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर 8.0 इंटू 10⁻⁻21 जूल। ठीक है, तो उम्मीद है यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा। हम चीज़ों को बार बार रिवीजन करेंगे तो चीज़ें क्या हो जाएगी, हमें जल्दी से जल्दी याद रहेंगी, और बार बार रिवीजन करने से हमें चीज़ें लंबी टाइम तक याद रहती हैं। ठीक है, तो चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि इसमें और कुछ चाहिए तो हमें कमेंट करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।